गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए आज का जो चैप्टर है इन्वायरमेंट अवेयरनेस का जो चैप्टर चल रहा था, तो उसमें अभी ये लास्ट सब्जेक्ट है, टॉपिक है पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण। सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी आज ये चैप्टर जो है अवेयरनेस वाला इन्वायरमेंट का, वो समाप्त हो जाएगा। तो इसके बारे में जानते हैं पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन है क्या? देखिए, इसकी जो परिभाषा है, पॉल्यूशन वायु जल मृदा। मृदा मतलब क्या होती है? मिट्टी, ठीक है, यानी कि भू प्रदूषण जो होता है उसको मृदा बोलते हैं। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी, सिंपल बनेगी, देखो ध्यान से सुनना। वायु जल मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तनों को जो मानव जीवन, यानी कि जो मानव रह रहा है, उस मानव जीवन और उसके रहन सहन तथा अन्य जो जीव जंतु रह रहे हैं उन पर जो कुप्रभाव पड़ता है, यानी कि बुरा असर पड़ता है, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वायु जल मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तनों को जो मानव जीवन, उसके रहन सहन तथा अन्य जीव जंतुओं पर जो कुप्रभाव डालते हैं, वो क्या कहलाता है? पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण। प्रदूषण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। तो अब देखिए, उसमें हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है इसमें एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण। तो एयर पॉल्यूशन जो होता है वो कैसे होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, कितने तरीके से होता है। तो वायुमंडल में ये हम जानते हैं अच्छी तरह का तरीके से, हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि 78% लगभग, पॉइंट कुछ में करके है, लेकिन 78% नाइट्रोजन है, 20 से 21% तक ऑक्सीजन है, 0.36% कार्बन डाइऑक्साइड की और बहुत सूक्ष्म मात्रा में अक्रिय गैसें हैं, 0.009 कुछ करके, और जलवाष्प भी पाया जाता है, यानी कि जिसको हम वाटर वेपर बोलते हैं। पिछले वीडियो में इसको हम शेयर कर चुके हैं, तो इस पे अब हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के जो स्रोत हैं वो 2 श्रेणियों में बटे हुए हैं। वायु प्रदूषण 2 तरीके से होता है, एक तो प्राकृतिक तौर पर होता है और दूसरा मानव निर्मित, जो मानव करता है। प्राकृतिक तौर पर होता है वो अल्प मात्रा में होता है, ज़्यादा नुकसान नहीं देता है। जैसे किस तरीके से मैं बताता हूँ, जैसे ज्वालामुखी हैं, जो पर्वतों के में जो फटते हैं ज्वालामुखी, तो उनसे जो लावा निकलता है, यानी कि SO2 जो गैस है वो रिलीज होती है, इससे राख वगैरह रिलीज होती हैं। तो वो क्या है, वो प्राकृतिक तरीके से एक एयर पोल्यूशन के काम करते हैं। आंधी तूफान आता है, उड़ती हुई धूल है, वनों में लगने वाली जो आग है, ये सब क्या है? वायु प्रदूषण के स्रोत हैं, इनसे वायु प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो और भी पराकण हैं, अपघटन क्रियाएं हैं। अपघटन क्रियाओं के बारे में जो लिखा है, अपघटन क्रियाएं होती क्या हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ है, सजीव हो या निर्जीव, वो जल में छोड़ दी जाती है, तो वो क्या होती है कि धीरे धीरे वो सड़ने या गलने लगती है। तो जब गलती है तो उससे क्या है, एक मीथेन गैस निकलती है। तो ये जो गैस प्राप्त होती है उससे, जैसे कचरा है उसको सड़ते हैं तो उससे क्या होता है, सड़ने से उससे मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जो कि जीवों के लिए और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, उसको अपघटन क्रियाएं बोलते हैं। तो ये प्राकृतिक तरीके से होता है, इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन अब जो मानव निर्मित होता है, इसको देखिए। मानव निर्मित जो एयर पोल्यूशन है वो वायु प्रदूषण निम्न स्रोतों से होता है। किन किन कारणों से? देखिए, एक तो दहन, कारखाने और रेडियोधर्मी, 3 तरीके से होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान करता है वो है दहन। दहन जो है
वो मोटर है, मोटर कार हैं, बसें हैं, मोटरसाइकिल है, रेलगाड़ी है आदि डीजल से पेट्रोल से जो भी चीज़ें चलती हैं उन सभी से जो धुआं उत्पन्न होता है उनसे क्या होता है, नाइट्राइड NO2 कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO बोलते हैं उत्पन्न होता है, जो वातावरण को दूषित करती है। इसके अलावा धुआं में सीसा, लेड जिसको हम बोलते हैं, कैडमियम, जिंक आदि भी तत्व जो निकलते हैं जो नुकसान करते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो किससे, दहन क्रिया। दूसरा कारखानों से। कारखानों में जो उर्वरक है, सीमेंट है, चूड़ी वगैरह के जो कारखाने चल रहे हैं, पेट्रोल साफ करने के जो कारखाने हैं, उनसे अनेक प्रकार की विषैली जो गैसें निकलती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, गंधक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, चिमनियों से निकलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। तो ये कारखानों से होने वाले वायु प्रदूषण के नुकसान है। अब रेडियोधर्मी पदार्थ है। रेडियोधर्मी क्या है वो तो सभी जानते हैं, परमाणु विस्फोट जो होता है उससे जो रेडियो की मात्रा बढ़ जाती है, वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। ठीक है। अब वायु प्रदूषण में देखो, पॉल्यूशन में क्या है, केवल कारण, प्रभाव और उपाय, इन चीज़ को ध्यान रखना है बस। तो इसके जो ये सब हो गया है। वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है, वायु प्रदूषण के कारण आँखों में जलन सी होने लगती है, सिर चकराने लगता है, मनुष्य का चिड़चिड़ापन होने लगता है, फेफड़ों के रोग होते हैं, हृदय रोग है, मधुमेह है तथा मस्तिष्क के रोग, ये सब वायु प्रदूषण के कारण होने लगते हैं। ठीक है। तो और भी जो जैसे अच्छी जो बिल्डिंग्स बनी हैं उनकी चमक भी चली जाती है, जो कलर वगैरह हैं उनकी कलर है तो वो क्या है, वो फीके पड़ जाते हैं। अब वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय बताइए। उपाय देखिए, सबसे अधिक वायु प्रदूषण दहन क्रिया से होता है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। तो दहन क्रिया क्या है, घरेलू कार्यों में जो धुआं है, ईंधन है के माध्यम से जो रोटी वगैरह, जो चूल्हा वगैरह बनाते हैं, उस वजह से जो धुआं निकलता है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर पूर्ण रूप से रोक लगानी चाहिए। ये उपाय करना चाहिए। मोटर वाहनों को ठीक प्रकार से रखरखाव, जैसे कार्बोरेटर, फिल्टर आदि नियमित रूप से सफाई हो तो उसमें CO जो मात्रा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी मात्रा कम हो जाती है। और जो कारखाने हैं उनमें वायु शोधक यंत्र लगाने चाहिए। ठीक है। चिमनियों ऊंची लगानी चाहिए जिससे जीव जंतुओं पर उसका नुकसान ना हो। सड़क के किनारे पेड़ यदि लगाए जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो पेड़ क्या करते हैं, जो इस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपना भोजन बनाते हैं CO2 से। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके माध्यम से ये CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। अब दूसरा आते हैं जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण जो है वो भी दो तरीके से होता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। अप्राकृतिक मतलब होता है जैसे मानव जो जल प्रदूषण करता है। तो प्राकृतिक रूप से बहुत सूक्ष्म होता है, हमने बताया, जैसे भूक्षरण है, खनिज है, पदार्थों की पंक्तियाँ हैं, जंतुओं का मलमूत्र है। जैसे ये होता कब है, जैसे नदी है, जैसे बारिश कम हुई है तो जैसे कोई नदी है या रेगिस्तान है, कहीं भी है, तो ये क्या करते हैं, जानवर वगैरह वहाँ मलमूत्र कर देते हैं। यदि बारिश नहीं होती है, बारिश अल्प मात्रा में होती है तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, और यदि बारिश ज़्यादा होती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जल प्रदूषण का, क्योंकि मलमूत्र करेंगे। यदि बारिश ज़्यादा होगी, जल ज़्यादा होगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक प्राकृतिक है, तो इसका कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं है। लेकिन मानव जल जो करता है वो देखिए, कारखानों का कचरा है, कूड़ा है, बाहर मल है, डिटर्जेंट है, कीटनाशक, उर्वरक, मतलब जितने भी प्रकार के डीजल, पेट्रोल, जो भी कारखाने खुले हुए हैं, उनसे जो भी कचरा एकत्र होके जल में जो प्रवाहित होता है वो क्या है, जल प्रदूषित करते हैं। अब जल प्रदूषण से जो प्रभाव पड़ता है क्या होता है,
दूषित जो जल है उसके मनुष्य में पीलिया, पेचिश आदि रोग फैलते हैं। जल गंदा हो जाने के कारण सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक नहीं पहुंच पाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, जिससे पौधे मरने लगते हैं तथा जलीय पौधों पर निर्भर जीव जंतु मछलियाँ आदि मरने लगती हैं। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है जो हमने बताया है, जो CO2 के को एब्जॉर्ब, जो जैसे पौधे हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ज़्यादा जो जल में जो कचरा हो जाता है उस वजह से जो धूप आती है सूर्य के प्रकाश से वो क्रिया रुक जाती है और जीव जंतु जैसे मछलियाँ वगैरह हैं वो क्या है मरने लगती हैं। जल प्रदूषण कम करने के उपाय देखिए। तो उपाय क्या है, घरेलू कार्यों में जल को उबाल कर पीना चाहिए, छान कर, ठीक है, क्लोरीकरण करके उपयोग में लाना चाहिए। मनुष्य तथा जानवरों के शव, कूड़ा करकट आदि जल स्रोतों में नहीं फेंकना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। जाते हैं कि किसी नदी या नाले में जाके फेंक देते हैं, वही जल जाके नदी, किसी अच्छी नदी में जाके मिलता है और वो पानी फिल्टर होके हम ही तक वापस आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और जल प्रदूषण को इस तरीके से रोका जा सकता है। अब आते हैं नॉइस पोल्यूशन, जिसको हम ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं या शोर प्रदूषण, कुछ भी आ सकता है। तो कोई भी ध्वनि है जो मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न करे वो क्या है, शोर कहलाती है। शोर ध्वनि के मुख्य अंतर तीव्रता का होता है, यानी कि मुख्य अंतर जो है वो क्या होता है, तीव्रता का। शोर मापने की इकाई जो है डेसिबल है। सामान्यतः 50 से 60 डेसिबल जो है मनुष्य उसको सह सकता है, इससे ज़्यादा का है वो इसे परेशान करता है। तो डेसी का अर्थ है, वैज्ञानिक ग्राहम बेल ने जो शब्द लिया गया है तो उस वजह से डेसिबल इसका नाम पड़ा है। तो कान की जो श्रव्य शून्य स्तर से प्रारंभ होती है, तो कितना हम सह सकते हैं, 50 से 60 डेसिबल, ये ध्यान रखना है। अब ये भी दो तरीके से होता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। तो प्राकृतिक क्या है, तो प्राकृतिक में जो ध्वनि प्रदूषण होता है तो वो क्या है, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट है, ज़्यादा तेज होती है तो उससे डर जाते हैं हम लोग, तो वो क्या है, हमें मानसिक बेचैनी उत्पन्न करता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण ये अल्पकालीन होता है, ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है प्राकृतिक। बादलों की गड़गड़ाहट है, बिजली की कड़ाक है, तूफानी हवाएं हैं जो चलती हैं, तो ये सब क्या है, ज़्यादा मनुष्य को घबराहट पैदा कर देती है। कुछ ऐसी होती हैं जो अच्छी लगती हैं, जैसे झरना गिर रहा है, कोयल बोल रही है, इस तरीके की आवाज़ें हैं जो प्राकृतिक स्रोत में आती हैं। अब मानव क्या करता है, औद्योगिक क्षेत्र से परिवहन के साधनों के, मनोरंजन के साधनों, निर्माण कार्य में औजार, आतिशबाजी, जैसे दीपावली वाली को जो आतिशबाजी होती है वो ध्वनि प्रदूषण है। डीजे वगैरह चलाते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण है। तो ये मानवीय स्रोत है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना है। ध्वनि प्रदूषण के जो प्रभाव पड़ता है उसके कारण क्या होता है, मनुष्य में रक्तचाप, उत्तेजना बढ़ती है, घबराहट, बहरापन, हृदय रोग, अनिद्रा, स्मृति के घबराना, यानी कि भूल भी जाता है वो, चिड़चिड़ापन आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय देखिए। उपाय क्या है, ध्वनि तथा शोर की तीव्रता कम करना चाहिए हम लोगों को। सड़क किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा सकते हैं, क्योंकि हरे पौधे जो है वो ध्वनि की जो तीव्रता होती है उससे 10, 15 या 20 तक उसको कम कर सकते हैं। प्रेशर जो हैवी हॉर्न होते हैं वो नहीं लगाना चाहिए। इंजन में मशीनों की मरम्मत लगातार हो। बैंड बाजों, लाउड स्पीकर है जो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कारखानों को आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। ये जो है ध्वनि प्रदूषण के उपाय है। अब ये भू प्रदूषण, इसको बोलते हैं लैंड पॉल्यूशन। तो
ये क्या है, भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तन जिसमें भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, उससे क्या कहते हैं, भू प्रदूषण। पृथ्वी जो भी गुणवत्ता उपयोगिता है जो नष्ट होती है यदि इन कारणों से, तो क्या है, भू प्रदूषण। अब ये होता क्या है, भू प्रदूषण, ये तो इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। अब इसका जो प्रभाव है, घरेलू अवशिष्ट है, नगर पालिका है अवशिष्ट है, औद्योगिक अवशिष्ट है, कृषि अवशिष्ट है, मृदा अपरदन है, मृदा खनन है, यानी कि मृदा खनन मतलब जो भूमि का कटाव होता है, भू प्रदूषण के जो क्या है, मुख्य स्रोत है। इन स्रोतों से पदार्थ जैसे पारा है, सीसा है, कैडमियम है, निकेल है, क्रोमियम है, सल्फर डाइऑक्साइड है, फ्लोराइड है, डिटर्जेंट है, इन आदि जैसे ये कपड़ा वगैरह जो धोते हैं वो डिटर्जेंट, बोरेट, फास्फेट आदि पदार्थ अधिक मात्रा में पहुंचकर भूमि को क्या है, खराब कर देते हैं। जैसे हम खाद वगैरह लगाते हैं तो इस वजह से भूमि की उपजाऊता कम हो जाती है। तो अब इसके लिए हमें उपाय क्या करना चाहिए, तो अवशिष्ट का जो ढेर है उसको नहीं लगाना चाहिए, भस्मीकरण का प्रयोग करना चाहिए। भस्मीकरण मतलब एक गड्ढे में उसको दबा दो जिससे वो विलुप्त हो जाए, तथा पदार्थों का पुनर्चक्रीकरण, पुनर्चक्रीकरण होता है रिसाइकलिंग। जैसे रिसाइकिल बोलते हैं किसी चीज़ को जो पुरानी है उसको नए रूप में लाना। जैसे देखा होगा कोई भी जो टीन टप्पर वगैरह जो लेने आते हैं दरवाजे पे, उससे सेब, केला, संतरा वगैरह देते हैं और फिर उस प्लास्टिक को वो गला के कोई नया निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं पुनर्चक्रीकरण, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो भू प्रदूषण उससे रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त भूमि उर्वरक, कीटनाशक है, कवकनाशी है, शाकनाशी, जो दवाओं का जो हम प्रयोग करते हैं भूमि में, उनको हमें कम करना चाहिए, बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिससे हम भू प्रदूषण रोक सकें। औद्योगिक अवशिष्ट हैं जो कारखाने में ही, उनको क्या है, रिसाइकिल करना चाहिए, अपचायित करना चाहिए, भूमि में उनको नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अपचायित करके डालो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो पॉल्यूशन की जो आज जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। और अब जो ये जो इन्वायरमेंट का जो पूरा चैप्टर है वो समाप्त हो गया। 2 चैप्टर समाप्त हो गए हैं एनसीसी का, इसमें 4 या 5 पीरियड थे, इसमें भी 3-4 पीरियड थे। तो ये 2 चैप्टर आज समाप्त हो गए, ठीक, ओके, धन्यवाद।